हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार कीड़ी चाणक्य सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए मैं आपको डेली यूट्यूब पर हिंदी की क्लासेस करा रही हूँ और अभी आपके एग्जाम में अब कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत जोरों और शोरों से कर रहे होंगे। तो ठीक है, चलते हैं आज अपनी क्लास की तरफ। पेन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो गुस्से का समानार्थी नहीं है। क्रोध गुस्सा होता है, अमर्ष होता है या नहीं होता, अपकर्ष होता है या नहीं होता, रोष होता है कि नहीं। तो क्रोध भी होता है, अपकर्ष, अमर्ष और रोष, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपकर्ष। कौन सा नहीं होता है इसका, अपकर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्रोध भी इसका क्या होता है, गुस्से का मतलब भी क्रोध होता है, अमर्ष भी होता है और रोष भी। तो गुस्से का समानार्थी क्या नहीं है, अपकर्ष नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। यानी कि इनमें से ऐसे कौन सा शब्द है जो मछली का पर्याय यानी कि पर्यायवाची है। क्या चपला होता है, क्या झस होता है, या जल निधि होता है, या अक्षी होता है। तो मछली का पर्याय क्या होता है, झस होता है। ठीक है, और हम मछली को क्या और बोलते हैं, मछली को मत्स्य और बोलते हैं। ठीक है, चपला जैसे कोई चमकीली चीज, जैसे कोई लक्ष्मी माता के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, चपला यूज करते हैं। जल निधि जैसे कोई महासागर वगैरह, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, जल निधि। अक्षी क्या होती है, आंख के लिए हम यूज करते हैं अक्षी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। किसका, अनाज का पर्यायवाची। अनाज का चाहा होता है, शस्य होता है, रूपा होता है, या सलेल होता है। तो इनमें से कौन सा है जो अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, शस्य। ठीक है, अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, शस्य। इनमें से चाह, चाह जैसे कि हमारी कोई चाहत हो, हमारे अंदर कोई इच्छा हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चाह शब्द यूज करेंगे। रूपा यानी कि रूप, कोई सुंदरता हो यानी कि उसके अंदर कोई रूप का निखार वगैरह कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रूपा। ठीक है, और सरेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। जैसा कि मद को पढ़ने से ही आपको क्या आएगा आपके दिमाग में, मदिरा। मदिरा किसकी तरह एक शराब भी होती है मदिरा, जिसको मदिरा बोलते हैं। तो इससे याद रखना, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में मदमस्त हो, यानी कि थोड़ा सा पागलपन हो उसके अंदर और थोड़ा सा दिखावा हो, थोड़ा सा उछल के चलता हो, तो उस चीज में हम क्या यूज करते हैं, मद का यूज करते हैं। तो मद का समानार्थी क्या देखना है हमें, जो नहीं है। मद का गर्भ भी होता है, मध्य भी होता है और नशा भी होता है। ठीक है, मद यानी कि अपनी नशा में रहने वाला, तो नशा भी, मध्य भी और गर्भ भी। तो क्या नहीं होगा, शिथिल। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी क्या नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई लाल वस्तु हो, लाल कोई चीज हो, या फिर कोई कुमकुम हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अरुण का यूज करते हैं। ठीक है, सूर्य, सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, लाल होती हैं, तो सूर्य भी इसी में आएगा, सूर्य का सारथी भी इसी में आएगा, और कुमकुम भी, क्योंकि कुमकुम कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो इनमें से क्या पूछा है, जो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बिंबाफल क्या है, बिंबाफल एक प्रसिद्ध विख्यात फल है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। हमें इनमें से ये देखना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, एक दिया है हमें मधुकर, यानी कि जो मधुमक्खी होती है ना, वो क्या बनाती है, रस बनाती है, या तो रस बनाने वाला या फिर मधुमक्खी। एक होता है दिनकर, एक रत्नाकर और एक नरपति। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है, रत्नाकर। क्यों होता है, जैसे समुद्र से आपको कैसी वस्तुएं मिलती हैं, कभी कभी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, मार्केट में उनकी कीमत बहुत होती है, यानी कि रत्नों के समान होती है। तो रत्नाकर भी क्या होता है, यानी कि रत्न का क्या हो, एक भरा हुआ भंडार हो। तो उसके लिए हम समुद्र का पर्यायवाची क्या यूज करते हैं, रत्नाकर। और रस जिसमें मधुमक्खी आती है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मधुकर। ठीक है, नरपति कौन होता है, नरपति होता है जैसे किसी व्यक्ति या फिर व्यक्ति के समूह में जो उनका राजा होता है, वो कौन कहलाता है, नरपति कहलाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? किसका? सूर्य का। क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? भास्कर होता है, प्रभाकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, लेकिन सूर्य का पर्यायवाची सुधाकर नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। कहां पर? आकाश में। रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो हमें ये रेखांकित में शब्द दिया है, इसका इन चार ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? गगन। आकाश के लिए हम गगन यूज करते हैं, नभ को भी यूज करते हैं और व्योम को भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये तीनों तो इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि रसाल किसके लिए यूज किया जाता है? रस के लिए। जैसे कि आम, आम के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो? रसाल यूज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द है जो अनीक का पर्यायवाची है? इसमें आप कैसे एक क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हो? जैसे अनीक, अनीक में ही बोलने में लग रहा है जैसे अनेक, यानी कि बहुत सारे हों। तो बहुत सारे किसमें होते हैं? क्या घोड़ा, अग्नि, सेना या अर्जुन? तो सेना में बहुत से लोग होते हैं, यानी कि अनीक का क्या हो जाएगा? सोना। ये याद करने के लिए बोला है मैंने कि अनीक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सेना। ठीक है, घोड़ा तो रग होता है। ठीक है, अग्नि आग अनल पावक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इससे आगे हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो संधि टॉपिक से हैं। ठीक है, मैं आपको संधि में समझाऊंगी कि कैसे कैसे और क्या होता है। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल यानी कि मन को, जो हमारे मन को हर ले। मनोबल, एक मनोहर होता है जो हमारे मन को हर लेता है। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल के लिए हम कैसे लिखेंगे? मने धन धन बल। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है? मनोबल। तो यहाँ पे क्या आएगा? मने धन बल। ठीक है, इसे ही देख के आप पहचान जाएंगे कौन सी संधि है इसके अंदर? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है संधि में? पहले उसका संधि विच्छेद करते हैं, फिर हम उससे पता लगाते हैं कि उसके अंदर कौन सी संधि है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आपने देखा होगा स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, 3 संधि होती है। ठीक है, जिनमें से स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ गुण वृद्धि, यण और अयादि। ऐसे करके कितनी होती है स्वर संधि? 5 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? किसका? कवीश्वर का। आप इस कवीश्वर को देखकर कैसे लिख देंगे? आप लिख देंगे डायरेक्ट बड़ी ई, लेकिन ये क्या होता है? ये होता है गलत। ठीक है, आपको कवीश्वर में हमेशा याद रखना है कवि में कैसी आती है? छोटी की मात्रा आती है। कैसी आती है? छोटी की। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? कवि धन ईश्वर। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कवि धन ईश्वर। तो ये क्या हो जाएगा? कवीश्वर। ठीक है, कवि धन ईश्वर क्या बन जाएगा? कवीश्वर। तो हम इनमें से देखेंगे कौन सा? और ईश्वर पे कौन सी आती है? बड़ी ई आती है। ठीक है, तो कहां पर लिखा हुआ है कवि धन ईश्वर? ऑप्शन नंबर ए पर ही लिखा हुआ है। यहाँ पर कवि में बड़ी ई दी है, यहाँ पर छोटी दी है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर ना लिखकर स्वर लिख दिया है। यहाँ पर बड़ी दी है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 3 ऑप्शन गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, इन सभी को करने के लिए ट्रिक होती है। जैसे अगर आ जाए स्वर संधि, तो स्वर संधि में आपको किसकी ध्वनि देखनी है? बड़े आ की ध्वनि, बड़ी ई की ध्वनि, बड़े ऊ की ध्वनि। तो इससे आप स्वर संधि की पहचान लगेंगे। अगर आए एक मात्रा यानी कि छोटी वाली, जैसे ए से एडी आ जाए, ठीक है, और ओ से ओखली आ जाए, तो ये सिंगल मात्रा किसमें आती है? दीर्घ संधि में। किसमें आती है? दीर्घ। स्वर संधि, दीर्घ संधि, स्वर, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, तो कौन सी में आ जाती है ये वाली हमारी? मतैक्य। मतैक्य में आप कौन सी संधि कर देंगे? एक तो हमारी होती है स्वर संधि में दीर्घ, फिर होती है गुण, गुण के बाद कौन सी आती है? वृद्धि। तो गुण में तो होती है सिंगल मात्रा। ठीक है, स्वर संधि के दीर्घ, गुण और वृद्धि, गुण में क्या होती है? सिंगल मात्रा। ऐसे। और अगर उसमें वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए, तो कैसी मात्रा हो जाएंगी आपस में? ये डबल हो जाएंगी। तो ये मात्रा किसका बोध करा रही है यहाँ पे? यानी कि वृद्धि संधि का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद किया कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में से सत्याग्रह का कौन सा होगा? हमें ये बताना है। सत्याग्रह यानी कि सत्य धन आग्रह। कैसे लिखते हैं इसे? सत्य धन आग्रह। पहले हम खुद से एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है,
अब देखो चार ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सत्य है ये भी गलत, यहाँ पर सत्य है ये भी गलत, यहाँ पर सत्य है लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गढ़, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। हमने भी सेम यही लिखा है, सत्य धन आग्रह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है, व्याप्त, व्याप्त को हम कैसे लिखते हैं, क्या व्यय धन आप्त कर सकते हैं, नहीं, हम इसे कैसे लिखते हैं, वी धन आप्त, और वी पर भी कैसी आ जाएगी, छोटी की मात्रा, तो वी धन आप्त, तो ये क्या बन जाएगा, व्याप्त। ठीक है, व्याप्त में कौन सी हो जाएगी, वी धन आप्त। तो व्याप्त, इन्होंने पूछा कि व्याप्त में कौन सी संधि है, यहां पर क्या आया, यहां से क्या निकल कर आई आपकी, ई निकल के आई है, व्याप्त में क्या निकल कर आई है, ई निकल कर आई है, और यहां से क्या निकल कर आया है, आ निकल कर आया है, तो ई और आ मिलकर आपस में क्या बन गए, ये जुड़कर यहाँ पर यह बन गए, यह। ठीक है, या यानी कि यह, तो व्याप्त में क्या निकला यहां से, वी धन आप्त, तो हमारी इनमें से कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, इसकी पहचान भी होती है कि आधा अक्षर आएगा हमेशा। ठीक है, तो उससे आप याद रखना, वी धन आप्त, तो कौन सा बन जाएगा, व्याप्त, यानी कि कौन सी संधि आ जाएगी इसमें, यण संधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, मनोहर, जो हमारे मन को हर ले। ठीक है, तो मनोहर को कैसे लिखते हैं, मन्हे धन हर, कैसे लिखते हैं, मन्हे, पहले हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, मन्हे धन हर। ठीक है, मनोहर कैसे बनेगा ये, जैसे यहाँ पर विसर्ग आया, यदि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है, क्या आता है, व्यंजन, यदि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है तो जो विसर्ग होता है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, ओ की मात्रा में। ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद क्या है, स्वर आए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्वर, तो क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग लोप्त हो जाता है, यानी कि वहां से हट जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो हमारे में क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद व्यंजन, तो व्यंजन पर किसकी मात्रा आती है, ओ की मात्रा। इसका मतलब ये कैसी संधि है, इस विसर्ग को देखकर ही आप पहचान गए, विसर्ग संधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उड्डयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद। आपको क्या करना है, उड्डयन शब्द को संधि विच्छेद करके दिखाना है। तो उड्डयन को हम बोलते कैसे हैं, क्या उड धन डयन लिख सकते हो, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, तो हम कैसे लिखते हैं इसे, उत धन डयन, कैसे लिखते हैं, उत धन डयन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उड्डयन। क्यों होगा वो भी मैं अभी बताऊंगी। आपको ये पता है कि हलंत क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें से स्वर को निकाल देते हैं, ये क्या है, स्वर रहित है, अगर मैं इसमें नीचे हलंत ना लगाऊं तो ये स्वर सहित कहलाता है। ठीक है, उड्डयन, यानी कि यदि तय के साथ डे आए, तय के साथ क्या है, डे आए, तो वो क्या बन जाता है, तय के साथ डे आने पर, तय के साथ डे आने पर डे बन जाता है। और यदि तय के साथ ले आए, तय के साथ ले आए, तो वो क्या बन जाता है, ले बन जाता है, क्या, ये वाला तय, ये वाला तय क्या बन जाएगा, डे बन जाएगा, ये वाला तय क्या बन जाएगा, ले बन जाएगा। यदि तय के साथ तय आए, क्या है, तय टमाटर, तो वो क्या बन जाता है, यहाँ पर तय ही बन जाता है, कौन सा, ये वाला जो तय होता है ये हमारा क्या बन जाता है, तय बन जाता है। वही चीज यहाँ पर हुई है, यहाँ पर क्या दिया है, उड्डयन, उड्डयन में क्या हुआ है, उत धन डयन, यानी कि तय के साथ क्या है, डे, तो ये तय किस में चेंज हो जाएगा, तय हो जाएगा डे में चेंज। एक सेकेंड अभी लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत धन डयन। तो उड्डयन का क्या होता है, उत धन डयन। इनसे अगर और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप पहचान लेंगे, तय के साथ ले आएगी तो ये क्या बन जाएगा, ले बन जाएगा, तय के साथ तय आएगी तो क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष का पहले हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद। ठीक है, प्रत्यक्ष में हम क्या करेंगे, सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। प्रत्यक्ष को हम कैसे लिखते हैं, प्रति धन अक्ष, कैसे लिखते हैं, प्रति धन अक्ष। मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं इससे संधि, कैसे पहचान करेंगे। प्रति, किसकी ध्वनि आई, छोटी की ध्वनि आई, किसकी आई, छोटी ध्वनि की, और यहां से क्या आया निकलकर, अक्ष में से ए आया निकलकर, यानी कि ई और ए मिलकर क्या बना देंगे, किसकी ध्वनि आई, ई है, यानी कि य की ध्वनि, किसकी ध्वनि आई, य की ध्वनि। तो हमें ये से ही पता चल गया इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी होगी हमारी, यण संधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अतएव, अतएव को हम कैसे लिखते हैं, अत धन एव। ठीक है, कैसे लिखते हैं अतएव को हम, अत धन एव, यानी कि अत है धन एव। और यदि हमसे इसमें संधि पूछे तो हम क्या बता देंगे, इसको देखकर विसर्ग संधि। तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है इसमें से, अतः धन एव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, किसमें, यशोदा,
यशोदा को आप कैसे लिखते हैं? यशधन ओदा करके लिखेंगे, यशधन ओदा करेंगे, ये सब कुछ गलत होगा। जैसे यशोदा को हम कैसे लिखते हैं? यशधन, क्योंकि ओ की मात्रा आ रही है, यानी कि कैसे लिखेंगे? यश धन उदा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? यहां से किसकी ध्वनि आ जाएगी? ओ की ध्वनि, तो क्या बन जाएगा? यशोदा। ठीक है, क्या बनेगा? यशोदा। तो किसकी है ये? विसर्ग संधि है, क्योंकि यशधन किसकी मात्रा आ रही है? ओ की मात्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? किसमें? यद्यपि। यद्यपि कैसे लिखेंगे इसे? यद्यपि को यदि धन अपि कैसे लिखते हैं? यदि धन अपि, तो ये क्या हो जाएगा? यद्यपि। यद्यपि में कौन सी ध्वनि हो जाएगी? ये से पहले क्या आ रहा है? यदि हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? यदि धन अपि लिखेंगे ऐसे ही, यदि धन अपि। यहां से भी ई आया और यहां से ए आया, तो ई और ए मिलकर आपस में क्या बना देंगे? ये। तो कौन सी संधि आ जाएगी इसमें से निकल के? यण संधि। ठीक है, तो यद्यपि में आपकी कौन सी संधि होती है? यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार को हम कैसे लिखते हैं? पर धन उपकार। कैसे लिखते हैं? पर धन उपकार। कैसे लिखते हैं? पर धन उपकार। यानी कि क्या है इसमें से? यहां से निकलकर ए आया और यहां से निकलकर उ आया, तो ये क्या बन गई? परोपकार। पर धन उपकार यानी कि परोपकार। तो परोपकार में कौन सी होगी? जिसमें एक आती है, सिंगल आती है, किस क्या बोलते हैं उसे? सबसे पहले हमारी कौन सी होती है स्वर संधि? दीर्घ। दीर्घ के बाद कौन सी होती है? गुण। और गुण में क्या आती है? एक मात्रा आती है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? गुण संधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनें। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय देश है। तिरंगा क्या है भारत का? क्या निशान है, या पताका है, या चिन्ह है, या फिर ध्वज है? तो तिरंगा क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। भाई बूढ़ी औरत थी, उसने अपने मालिक से कपड़े मांगे, तो मालिक ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तभी किसी ने क्या कहा उसके लिए? इन तिलों में तेल नहीं। इन तिलों में तेल नहीं यानी कि जिसके पास पहले तो खूब लक्ष्मी हो, सब कुछ हो, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? उसकी लक्ष्मी किसी कारणवश क्या हुई? या तो उसने खर्च कर दी, या फिर उससे क्या हुई? जैसे कभी कोई नुकसान वगैरह होता है, नुकसान होकर वो क्या हो गया? अब उसके पास लक्ष्मी नहीं बची। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि जो पहले तिल थे इन तिलों में, वो वाली बात नहीं रही। कंगाली में आटा गीला, जैसे कि पहले से तो मालिक परेशान था, अब मालिक से और कपड़े और मांग लिए, मालिक ने उसको मना किया, उसके पास एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति और आ गई, यानी कि कंगाली में क्या हो गया? उसका आटा गीला हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, सी में दे रहा है हमें सर सलामत तो पगड़ी हजार, यानी कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है, हष्ट है, पुष्ट है, यानी कि वो ठीक है, तो वो अपने लिए क्या कर सकता है? पगड़ी हजार खुद से बना सकता है। यदि व्यक्ति नहीं है तो वो क्या करेगा? फिर कुछ भी नहीं, ना तो फिर पगड़ी रहेगी ना कुछ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डैश घास खा रहा है। मृग, मृग के बच्चे को क्या कहते हैं? क्या बछड़ा कहते हैं? गाय के बच्चे को कहते हैं। शिशु जैसे कि व्यक्ति के शिशु, बच्चा, बच्चा भी, और शावक, तो मृग का क्या होता है? मृग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रिपोर्टार्ज का संबंध किससे है? रिपोर्टार्ज क्या है? रिपोर्टार्ज एक प्रकार की पत्रकारिता से संबंध है। ठीक है, रिपोर्टार्ज का संबंध किससे होता है? पत्रकारिता से होता है। और ये नाटक और राजनीतिक ये सब अलग अलग हैं ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं। गांव चुनिए कि गांव के लोगों को क्या कहते हैं? क्या गवार व्यक्ति कहते हैं? नहीं, ये तो सबसे अपमानजनक शब्द होता है किसी को गवार कहना, अगर वो चाहे हो चाहे ना हो। सबसे पहली बात है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्या पता उसके पास हमसे भी ज्यादा नॉलेज हो, तो ये सबसे अपमानजनक शब्द होता है गवार व्यक्ति। तो गांव में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या होगा? श्याम। तो हमने पहले ही अपना अंदाजा लगा लिया क्या हो जाएगा इसमें? उसका, क्योंकि भाई जिसने, तो यहाँ पर क्या जिसने के साथ आ सकता है? नहीं, जिसने के साथ संबंधवाचक सर्वनाम में क्या चलता है? उसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाए। वाक्य में
किस प्रकार की त्रुटि का आधार है? किस प्रकार की त्रुटि है? हौसलाए, बूटी से के लिए हौसलाए, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि हो रही है? यहाँ पर कारक की त्रुटि हो रही है, क्योंकि हमारे कारक होते हैं ना, संबंध कारक, और ये, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि हो रही है? यहाँ पर कारक की त्रुटि हो रही है। ठीक है, आज हमारी क्लास में यहीं तक क्वेश्चन है, कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पर। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पेपर की तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसको एग्जाम में जरूर पढ़कर जाएंगे और अपने एग्जाम को एकदम बेस्ट करके आएंगे। थैंक यू।